जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। करंट अफेयर में हम लोग प्रोमा पब्लिकेशन की बुक करंट माइस्ट्रो को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेक्शन है पर्यावरणीय परिदृश्य। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। दिसंबर 2022 में राज्यसभा ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। विधेयक वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन साइट्स के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। विधेयक में अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों द्वारा पशुओं के चरने या आवाजाही और पीने एवं घरेलू जल के वास्तविक उपयोग जैसी कुछ गतिविधियों की अनुमति का प्रावधान है। धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हाथियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार को एक प्रबंधन प्राधिकरण नियुक्त करने में सक्षम बनाने के लिए धारा 49 जोड़ी गई है। विधेयक में केंद्र सरकार को विदेशी प्रजातियों के आक्रामक पौधे या पशु के आयात, व्यापार या नियंत्रण को विनियमित करने और रोकने का भी अधिकार प्रदान किया है। विधेयक के प्रावधानों के सामान्य उल्लंघन के लिए जुर्माना 1 लाख रुपये और विशेष रूप से संरक्षित पशुओं के मामले में न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। इसे वर्ष 1993, 2002 एवं 2006 में संशोधित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत वन और वन्यजीवों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य के अंतर्गत 51 क 6 में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे दिया गया है। वन्यजीव अधिनियम के तहत गठित निकाय: राष्ट्रीय एवं राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। कावेरी साउथ वन्यजीव अभयारण्य अगला टॉपिक है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी साउथ वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र घोषित किया है। 686.406 वर्ग किमी के विस्तार को मिलाकर यह अभयारण्य जंगलों से सटे एक संरक्षित परिदृश्य का हिस्सा होगा, जो वर्तमान में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य का गठन करता है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक साझा क्षेत्र होगा। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A के तहत अधिसूचित किया गया था। अभयारण्य तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य को कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा, जिससे वन्यजीवों के संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनेगा। परिदृश्य: मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर, कर्नाटक में टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और इरोड जिले के माध्यम से नीलगिरी बायोस्फीयर में निरंतरता बनाए रखता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में 19 दिसंबर 2022 को कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी कि GBF को स्वीकार किया गया। GBF में वर्ष 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को दूर करने और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य शामिल हैं। GBF में शामिल प्रमुख उद्देश्य: विश्व के न्यूनतम 30% भूमि, जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना, न्यूनतम 30% निम्नीकृत स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना, वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना
और अत्यधिक खपत और कचरे को कम करना, उच्च जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्रों के नुकसान को कम करना, कीटनाशकों और खतरनाक रसायनों के उपयोग को आधा करना, जैव विविधता से संबंधित कारणों के लिए सभी स्रोतों से वित्त पोषण में कम से कम 200 अमेरिकी डॉलर 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष जुटाना, वर्ष 2025 तक विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह को कम से कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष और 2030 तक कम से कम 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक बढ़ाना। अगला टॉपिक है एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज ग्रो। शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित COP27 की बैठक के दौरान 16 नवंबर 2022 को चिली और आइसलैंड के नेतृत्व में 18 देशों ने एक नया उच्च स्तरीय समूह एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज का गठन किया। इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों, ध्रुवीय क्षेत्रों और संपूर्ण पृथ्वी पर क्रायोस्फीयर हानि के प्रभाव की समझ को बढ़ाना है। क्रायोस्फीयर पृथ्वी पर जमे हुए पानी वाले क्षेत्र हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण क्रायोस्फीयर का पिघलना दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव डाल रहा है। जलवायु जोखिम के खिलाफ वैश्विक कवच पहल। अगला टॉपिक है शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित COP27 के दौरान 14 नवंबर 2022 को सुभेद्य 20 समूह V20 के वित्त मंत्रियों और G7 ने जलवायु जोखिम के खिलाफ वैश्विक कवच ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क्स पहल का शुभारंभ किया। यह जलवायु आपदाओं के समय तेजी से तैनात करने हेतु डिजाइन की गई पूर्व व्यवस्थित वित्तीय सहायता के लिए एक पहल है। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट। अगला टॉपिक है 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC लॉन्च किया गया। MAC क्या है? MAC एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। इसके सदस्यों में संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं। यह गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। यह वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा। इस नए गठबंधन में भारत का शामिल होना वर्तमान दशक के अंत तक वन और वृक्षों के आवरण का विस्तार करके 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुरूप है। MAC गठबंधन कैसे काम करेगा? इस नवगठित गठबंधन ने स्वैच्छिक दृष्टिकोण अपनाया। इसके सदस्य मैंग्रोव वनों को लगाने और बहाल करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और ज्ञान साझा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता निर्धारित कर सकते हैं। गठबंधन सदस्य देशों द्वारा मैंग्रोव अनुसंधान, प्रबंधन और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण और जलवायु शमन और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्रों में कार्यान्वित परियोजनाओं का समर्थन करेगा। मैंग्रोव का महत्व। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं। वे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सह लाभ प्रदान करते हैं क्योंकि वे भूमि आधारित उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में कार्बन का 400% तक तेजी से भंडारण करने में सक्षम हैं। वे समुद्र के बढ़ते स्तर, कटाव और तूफानी लहरों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। वे समुद्री जैव विविधता के लिए प्रजनन आधार प्रदान करते हैं। वैश्विक मछली आबादी का लगभग 80% अपने अस्तित्व के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन IDRA 7 नवंबर 2022 को पार्टियों के 27वें सम्मेलन यानी कि COP27 के दौरान संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के दौरान लॉन्च किया गया। IRDA क्या है? भविष्य के सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से IRDA लॉन्च किया। इस गठबंधन में 30 देश और 20 संगठन शामिल हैं।
IRDA की घोषणा सबसे पहले स्पेन ने सितंबर 2022 में उंगा के 77वें सत्र में की थी। यह सूखे से संबंधित प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करेगा। IRDA की स्थापना का विशेष महत्व है क्योंकि UNCCD के अलावा भूमि के लिए कोई अन्य कन्वेंशन नहीं है जो मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण पर केंद्रित है। यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र को सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशिष्ट समाधान प्रदान करता है। कॉप क्या है? COP कॉप का अर्थ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस समिट में वे देश भाग लेते हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। UNFCCC एक संधि है जिसे वर्ष 1994 में लागू किया गया था। यह 27वां सम्मेलन है। COP27 के अध्यक्ष मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी है। 26वां COP शिखर सम्मेलन ब्रिटेन और इटली की मेजबानी में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा थे। UNFCCC सचिवालय बार्न जर्मनी में है। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल एवं वर्ष 2015 में पेरिस समझौता अंगीकृत किया गया था। अगला टॉपिक है NCC UNEP समझौता। 22 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों का सार्वभौमिक जल लक्ष्य हासिल करने के लिए है। NCC ने 1 दिसंबर 2021 को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहन देते हुए प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से समुद्र तटों को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह अभियान 1 महीने के लिए था। बाद में इस अभियान को नदियों और अन्य जल निकायों को भी आच्छादित करने के लिए वर्ष भर चलने वाले अखिल भारतीय अभियान के रूप में विस्तारित किया गया। क्या आप जानते हैं पुनीत सागर अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में से एक है। उन्होंने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान पंचामृत के रूप में बताया था। 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 के बीच प्रधानमंत्री ने 5 अमृत तत्वों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के भूतपूर्व योगदान के रूप में पेश किया था। यह तत्व निम्नलिखित हैं। भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाएगा। भारत वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम कर देगा। 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। अगला टॉपिक है लक्षद्वीप तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन। अक्टूबर 2022 में मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के साथ ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में प्रवेश किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है। दोनों समुद्र तट लक्षद्वीप में स्थित हैं। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है। ब्लू बीच में शामिल अन्य भारतीय समुद्र तटों में हैं शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, कासरगोड, पदुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुडुचेरी। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की ओर से वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जाता है। दुनिया भर में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है जो एक गैर लाभकारी संस्था है। इसकी शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। इसमें अभी तक 48 देशों के 5042 स्पॉट को जगह दी जा चुकी है। वर्ष 2001 के बाद यूरोप के बाहर के बीचों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाने लगा था। ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य चिरस्थायी
विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निरंतरता को बढ़ावा देता है। प्रोजेक्ट चीता अगला टॉपिक है। 17 सितंबर 2022 को भारत से विलुप्त हो चुके जंगली चीतों को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया। मुख्य बिंदु क्या है? ये अफ्रीकी चीते नामीबिया से बोइंग 747 विमान से भारत लाए गए हैं। छोड़े गए 8 चीतों में 5 मादा एवं 3 नर हैं जो 30 से 66 माह उम्र के हैं। इनके नाम फ्रेडी, एल्टन, सवाना, सासा, ओबान, आशा, सिबिल और सेसा रखा गया है। चीतों का यह स्थानांतरण मांसाहारी बड़े जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की दुनिया की पहली परियोजना है। क्या आप जानते हैं चीता विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, 30 मीटर प्रति सेकंड। भारत में विलुप्त हो चुके एशियाई चीता अब केवल ईरान में पाए जाते हैं। वहाँ भी ये गंभीर संकट विलुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में आखिरी चीता वर्ष 1947 में मार दिया गया था। चीता को वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत वर्ष 2009 में की थी। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम अगला टॉपिक है। 18 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन एवं GF ने मिलकर किया था। इस दौरान बिजली एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बायो ऊर्जा और बायोगैस पोर्टलों का शुभारंभ किया। पृष्ठभूमि: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय बायो ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया था। मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया है। कार्यक्रम के पहले चरण को 858 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में ये उप योजनाएं होंगी: अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के जरिए बड़े बायोगैस, बायो CNG और बिजली संयंत्रों को समर्थन, बायोमास कार्यक्रम के तहत बिजली उत्पादन और खोई रहित बिजली उत्पादन परियोजनाओं के लिए बायोमास की टिक्कियाँ व ईंट इकाइयों को समर्थन। क्या आप जानते हैं बायो एनर्जी एक नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। बायो एनर्जी उत्पादन के लिए प्रयुक्त बायोमास संसाधन है बैगास यानी कि खोई, धान की भूसी, पुआल, कपास का डंठल, नारियल के छिलके, सोया की भूसी, तिलहन की खली, कॉफ़ी का अपशिष्ट, जूट का अपशिष्ट, मूंगफली के छिलके, लकड़ी का बुरादा आदि। भारत में बायोमास की वर्तमान उपलब्धता प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। ये थे करंट अफेयर के तथ्य। आगे फिर से एक छोटी सी वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।